आखिर पेंशन मिलेगी कितनी? मुझे पता है आपने यही जानने के लिए इस वीडियो में क्लिक किया है। सन 2004 में भाजपा सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एनपीएस लॉन्च किया। 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब में आए हर एम्प्लॉय के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो गई। सिर्फ आर्म फोर्स को ही एनपीएस से बाहर रखा गया था। फिर 2009 में कांग्रेस सरकार ने इसे सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया। 2009 से पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही एनपीएस अकाउंट खोल सकता था, लेकिन 2009 के बाद अब प्राइवेट एम्प्लॉय के साथ ही भारत का हर नागरिक एक एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। आपको ये नहीं पता होगा कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों एक ही एज के हैं और एक साथ एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं और सेम अमाउंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तुलना में 1.5 गुने से भी ज्यादा पेंशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए प्राइवेट एम्प्लॉय को अपने एनपीएस अकाउंट में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसे भी सरकारी कर्मचारी के बराबर या उससे भी कम पेंशन मिल सकती है। ये छोटा सा चेंज सरकारी कर्मचारी के लिए भी बहुत जरूरी है। वो भी इस सेटिंग को चेंज करके अपने साथी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा पेंशन ले सकता है। 99% एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने एनपीएस अकाउंट में कुछ छोटे से चेंजेस करके ज्यादा पेंशन ले सकते हैं। नहीं उन्हें ये पता होता है कि एनपीएस में उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके एनपीएस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीएस क्या है, कौन एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है और कैसे, एनपीएस के टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में क्या अंतर होता है, एनपीएस में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा किया जा सकता है, इसमें आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं, सरकार आपके इस एनपीएस के पैसे का क्या करती है, क्या रिटायरमेंट से पहले भी एनपीएस से पैसा निकाला जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने के क्या नियम है, आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, आपको पेंशन कितनी मिलेगी, ज्यादा पेंशन के लिए आपको अपने अकाउंट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हम इसे म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके भी देखेंगे और लास्ट में हम ये जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनपीएस के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के हर इंसान को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। लोगों को पैसा कमाना तो आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने पैसे के साथ क्या करना है। ज्यादातर लोगों को फाइनेंस की बेसिक बातें भी पता नहीं होती, इसीलिए हम इस चैनल में पैसा सेव करने से लेकर उसे इन्वेस्ट करने तक सभी पॉइंट पर बात करते हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। अगर आप भी पैसे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एनपीएस क्या है। एनपीएस का पूरा नाम नेशनल पेंशन स्कीम नहीं है, जैसे कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। एनपीएस का पूरा नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लॉन्च किया। शुरुआत में यह स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही थी। 2004 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अनुसार पेंशन दी जाती थी। इसे अब ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। इस पुरानी पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता था, क्योंकि इसमें सरकार को अपने पेंशन फंड से पेंशनर को एक फिक्स्ड पेंशन देनी होती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था और डीए के बढ़ने के साथ ही पेंशन भी बढ़ती रहती थी। जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होते रहते थे, पेंशन का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा था। सरकार ने रियलाइज किया कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम ऐसे ही चलती रही तो आगे चलकर गवर्नमेंट के खर्च का बड़ा हिस्सा पेंशन देने में ही चला जाएगा। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार एनपीएस लेकर आई, जिसके बाद हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक एनपीएस अकाउंट खुलवाया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा काटकर एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट भी कुछ पैसा इस खाते में डालती है और एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद इस एनपीएस अकाउंट में जो पैसा बनता है उसी के हिसाब से एम्प्लॉय को पेंशन दी जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इस एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय के बेसिक पे प्लस डीए का 14% सरकार जमा करती है और एम्प्लॉय को बेसिक पे प्लस डीए का 10% अमाउंट जमा करना पड़ता है। एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना होता है। मतलब आपके पेंशन का एक गुल्लक बना दिया गया है। इस गुल्लक में हर महीने आपका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा और आप भी इस गुल्लक में पैसा डालोगे। आपके रिटायरमेंट तक इसी तरह से इस गुल्लक में पैसा डाला जाएगा। लेकिन इस गुल्लक का होता क्या है? क्या ये सरकार के पास रहता है? नहीं, ये गुल्लक सरकार अपने पास नहीं रखती। आपको एक फंड मैनेजर चुनने का ऑप्शन दिया जाता है और उसके बाद आपके चुने हुए इस फंड मैनेजर को आपका गुल्लक दे दिया जाता है। अब आपका फंड मैनेजर आपके इस गुल्लक में रखे हुए पैसे को निकालकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेगा। इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न बनेगा उसे फंड मैनेजर दोबारा से इन्वेस्ट कर देगा, जिससे आपके इस पेंशन के गुल्लक में रखा पैसा बढ़ता जाएगा। जब आप रिटायर होंगे तो इस गुल्लक को फोड़ा जाएगा और जितना भी पैसा इस गुल्लक में होगा उसका 60% आपको दे दिया जाएगा और जो बचा हुआ 40% पैसा होगा उस पैसे से आपको
एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। इसी एन्युटी से आपको पेंशन मिलेगी। मतलब जितना ज्यादा पैसा आपके इस गुल्लक में जमा किया गया होगा आपको उतना ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। एनपीएस में आप जितनी कम एज में जॉब लगते हैं उतना ज्यादा आपके गुल्लक में पैसा जमा होगा और उतनी ही ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। 2009 तक सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता था, लेकिन 2009 में सरकार ने एनपीएस को सभी के लिए ओपन कर दिया। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड और जनरल पब्लिक भी अकाउंट खुलवा सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए ये जरूरी नहीं कि उसका एम्प्लॉयर भी उसके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो भी आपके इस एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी कि नहीं। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉय के इस एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है और कुछ नहीं भी करती। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं। हमारा एनपीएस में रखा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, इस पैसे पर कितना रिटर्न मिलेगा और 40% पैसे के ऊपर पेंशन किस हिसाब से बनेगी, इन सभी को हम आगे जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि कौन एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है और कैसे। एनपीएस में 4 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसा डालते हैं। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये कंपलसरी है। दूसरा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए, जो कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है, जिसमें उनका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा होता है ऑल सिटीजन मॉडल, जिसमें हर भारतीय नागरिक जो 18 साल से 70 की एज का हो अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें खुद ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, सरकार इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। इसके अलावा पिछले बजट में गवर्नमेंट एनपीएस वात्सल्य योजना लेकर आई। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट खुलवाया जाता है, जिसमें उसके गार्जियन 18 साल तक कंट्रीब्यूट करते हैं और 18 साल के बाद बच्चे के बालिग होने पर इसे नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बच्चे को ही इसका ओनर बना दिया जाता है। उसके बाद अगर बच्चा जॉब लगता है तो उसका कोई नया एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवाया जाता, इसी अकाउंट को कंटिन्यू किया जाता है। अब 18 साल के बाद ये बच्चा जब भी जॉब लगेगा या वो एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहेगा तो उसका कोई दूसरा एनपीएस अकाउंट नहीं खोला जाता, बल्कि इस एनपीएस वात्सल्य से नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो चुके एनपीएस अकाउंट को ही आगे कंटिन्यू रखा जाता है। किसी भी इंसान के लिए सिर्फ एक एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर अगर आप एक एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप अकाउंट को ऑनलाइन ईएनपीएस की वेबसाइट से भी खोल सकते हैं। हर एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट आप तभी खोल सकते हैं जब आपके पास एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट हो। टीयर 1 अकाउंट एक प्राइमरी पेंशन अकाउंट होता है, आपको सबसे पहले यही अकाउंट खुलवाना होता है। टीयर 2 अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, जो कि ऑप्शनल अकाउंट होता है। सरकार कहती है कि आप म्यूचुअल फंड करवाने से अच्छा हमारे टीयर 2 अकाउंट में ही इन्वेस्टमेंट कर लो। टीयर 1 अकाउंट में आपका पैसा आपके रिटायरमेंट तक लॉक हो जाता है। उससे पहले पैसा निकाला तो जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, आप जब चाहो इस पैसे को निकाल सकते हो। टीयर 1 अकाउंट मिनिमम 500 रुपए से खुलवाया जा सकता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपए डालने पड़ेंगे। टीयर 1 अकाउंट में हर साल मिनिमम 1000 रुपए डालना जरूरी है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप हर साल पैसा न भी डालो तो भी चलेगा। टीयर 1 अकाउंट में एएमसी चार्जेस लगते हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट में आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ते। मतलब टीयर 2 अकाउंट एक सरकारी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। टीयर 2 अकाउंट में आपने जो भी पैसा डाला है आप उसे जब चाहो टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन टीयर 1 में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार तो यही चाहेगी कि आप अपने टीयर 2 अकाउंट के पैसे को टीयर 1 में ट्रांसफर करके लॉक कर दें। इसीलिए तो सरकार ने सिर्फ टीयर 2 से टीयर 1 अकाउंट में ट्रांसफर का ही ऑप्शन दे रखा है। टीयर 1 अकाउंट में आपको टैक्स के ऊपर छूट मिल जाती है, जिसे हम आगे जानेंगे, लेकिन टीयर 2 में आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलती। अब ये जानते हैं कि एनपीएस में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा किया जा सकता है। टीयर 1 अकाउंट में हर साल मिनिमम 1000 रुपए डालना जरूरी है। एक बार में 500 रुपए से कम अमाउंट आप टीयर 1 अकाउंट में नहीं डाल सकते। अगर आप किसी साल कोई भी अमाउंट नहीं डालते या सिर्फ 500 रुपए ही डालते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए डालने पड़ेंगे, लेकिन टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप हर साल पैसा न भी डालो तो भी चलेगा। इसमें आप कम से कम 250 रुपए डाल सकते हो। इसे आप सरकारी म्यूचुअल फंड समझ सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा दोनों ही अकाउंट में डाल सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो टीयर 1 अकाउंट में खुद ही पैसा कंट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन आपके इस एनपीएस के पैसे को कहां डाला जाता है जिससे ग्रो होता है। आपने सुना होगा कि एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में डाला जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में भी तो बहुत सारे ऑप्शन है। आखिर कहां आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है? आपके पैसे को 4 जगह इन्वेस्ट किया जाता है, ए, ई, सी और जी। ए मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो रिटर्न भी इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। ई मतलब इक्विटी, ये पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगाया जाता है जहां पर रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। सी मतलब कॉर्पोरेट डेट, ये पैसा कंपनीज को लोन पर दिया जाता है जहां पर रिस्क थोड़ा सा कम है तो रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, ये पैसा सरकार को उधार पर दिया जाता है जहां रिस्क सबसे कम है तो आपको रिटर्न भी औरों की तुलना में सबसे कम मिलता है। आपके एनपीएस का पैसा इन्हीं
4 एसेट में घूमता है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा कहाँ डाला जाएगा? इसके लिए जब भी आप एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो आपको 2 चीजें चुननी पड़ती हैं। पहला, आपने अपने एनपीएस का गुल्लक किस फंड मैनेजर को देना है। अभी आपके पास 11 फंड मैनेजर के ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से आपको एक फंड मैनेजर अपने गुल्लक के लिए चुनना पड़ता है। और दूसरा, आपने अपने फंड मैनेजर को ये बताना है कि आप अपना कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। अगर आप ऑटो चॉइस चुनते हैं तो आपका पैसा इन 4 एसेट क्लास में आपकी एज के अनुसार बढ़ जाता है। इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC 75 चुनते हैं तो आपकी 35 की एज तक 75% पैसा इक्विटी में रहता है और उसके बाद ये परसेंटेज हर साल घटते घटते 55 की एज आते आते 15% रह जाता है। अगर आप मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC 50 चुनते हैं तो आपकी 35 की एज तक 50% पैसा इक्विटी में रहता है और उसके बाद ये परसेंटेज हर साल घटते घटते 55 की एज आते आते 10% रह जाता है। अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड LC 25 चुनते हैं तो आपकी 35 की एज तक 25% पैसा इक्विटी में रहता है और उसके बाद ये परसेंटेज हर साल घटते घटते 50 की एज आते आते 5% रह जाता है। और अगर आप बैलेंस लाइफ साइकिल फंड चुनते हैं तो आपकी 45 की एज तक 50% पैसा इक्विटी में रहता है और उसके बाद ये परसेंटेज हर साल घटते घटते 55 की एज आते आते 35 रह जाता है। इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, इसीलिए 55 की एज आते आते आपका इक्विटी का परसेंटेज चारों ही ऑप्शन में कम हो जाता है, क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है और रिटायरमेंट से पहले के 5 साल अगर मार्केट गिरी रह गई और एम्प्लॉय का ज्यादा पैसा इक्विटी में रहा तो एम्प्लॉय का फंड भी लॉस में चला जाएगा, जिससे उसे रिटायरमेंट में कम पैसा मिलेगा और उसकी पेंशन भी कम मिलेगी। इसीलिए आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चुने, 55 की एज आते आते आपका इक्विटी में परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। जहां पर इक्विटी में ज्यादा परसेंटेज रहेगा वहां पर पैसा भी ज्यादा बनेगा और रिस्क भी ज्यादा होगा। किस ऑप्शन में कितना रिटर्न बनेगा इसे हम आगे जानेंगे, लेकिन अगर आप अपने फंड को एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो आपके पास एक्टिव चॉइस का ऑप्शन है। अगर आप एक्टिव चॉइस का ऑप्शन चुनते हैं तो आप 75% तक पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना 100% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में रख सकते हैं। लेकिन AIF थोड़ा ज्यादा रिस्की है, इसीलिए इसमें आप मैक्सिमम 5% पैसा ही रख सकते हैं। रही बात ईयर 2 अकाउंट की, तो इसमें आप अपना पूरा पैसा जहां चाहे वहां रख सकते हैं। बस AIF में यहाँ भी मैक्सिमम 5% पैसा ही रखा जा सकता है। एक्टिव चॉइस में कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहो अपने पैसे को इन चारों में से किसी भी ऑप्शन में रख सकते हो। इन चारों ही एसेट क्लास को अच्छे से समझ लेने के बाद ही आपको एक्टिव चॉइस की तरफ आना चाहिए, नहीं तो ऑटो चॉइस ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने एक बार एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस चूज कर लिया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप एक साल में मैक्सिमम 4 बार अपने एसेट एलोकेशन को बदल सकते हैं और साल में एक बार अपने पेंशन फंड मैनेजर को भी बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि आप एनपीएस से पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। आप एनपीएस से 4 तरीकों से पैसा निकाल सकते हैं। पहला तरीका है नॉर्मल एग्जिट। जब आप 60 की एज में रिटायर होते हैं या सुपर एन्युएशन की वजह से रिटायर होते हैं तो वो नॉर्मल एग्जिट के अंदर आ जाता है। नॉर्मल एग्जिट के केस में आपके एनपीएस में जितना भी पैसा होगा उसका 60% आपको एक साथ पे कर दिया जाएगा और जो बचा हुआ 40% पैसा होगा उससे आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 5 लाख या उससे कम का अमाउंट है तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है प्रीमेच्योर एग्जिट। अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलने के 5 साल बाद ही अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो आपके एनपीएस अकाउंट में जितना पैसा होगा आप उसका सिर्फ 20% पैसा ही निकाल सकते हो, बाकी के 80% पैसे से आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से कम का अमाउंट है तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका है पार्शियल विड्रॉल। लगातार 3 साल तक एनपीएस में पैसा डालने के बाद आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल विड्रॉल आप मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं। जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उसका मैक्सिमम 25% तक ही आप पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन ये पैसा भी आप सिर्फ एजुकेशन, मैरिज या किसी गंभीर बीमारी या घर खरीदने जैसी खास कंडीशन में ही निकाल सकते हैं। चौथा तरीका है अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर। इस कंडीशन में पूरा पैसा नॉमिनी या जो कानूनी वारिस होगा उसे दे दिया जाएगा और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कि एनपीएस में आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजीम में सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन हटा दिए गए हैं सिवाय एनपीएस के। एनपीएस एक ट्रिपल ई इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते समय भी उस पैसे पर टैक्स में छूट मिल जाती है। जो पैसा ग्रो हो रहा है उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है और जब मैच्योरिटी मतलब रिटायरमेंट में आपको पैसा मिलेगा तब भी आपको उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं देना। रिटायरमेंट में आपको जो 60% पैसा मिलेगा इस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, नहीं जिस
40% पैसे की आप एन्युटी खरीदोगे इस पर आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो आपको हर महीने पेंशन मिलेगी इस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जो आपको पेंशन मिल रही है उस पर टैक्स देना है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही एनपीएस के ऊपर अलग अलग एग्जेम्पशन है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। इस 1.5 लाख रुपए में आप अपने पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट और एनपीएस के इन्वेस्टमेंट को दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80CCD1B की छूट मिल जाती है, जिसमें आप 80C के अलावा 50,000 तक की छूट और ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में एनपीएस के ऊपर जो हमें तीसरी छूट मिलती है वो है सेक्शन 80CCD2, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स में छूट ले सकते हो, जिसमें आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% प्लस डीए जो अमाउंट बनेगा इसको पूरा ही छूट में ले सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आज के समय में ये कंट्रीब्यूशन 10% की जगह 14% हो गया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो अपनी बेसिक सैलरी का 14% प्लस डीए को सेक्शन 80CCD2 में छूट ले सकता है। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो 7,50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप इस सेक्शन में सिर्फ 7,50,000 तक की ही छूट ले सकते हैं। इसके ऊपर के अमाउंट पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। रही बात आपके कंट्रीब्यूशन की, तो मान लीजिए अगर आपने अपने एनपीएस अकाउंट में 2 लाख रुपए एक साल के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो आप इस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C के अंदर छूट ले सकते हो। अब इसके बाद बचे हुए 50,000 रुपए को आप सेक्शन 80CCD1B के अंदर छूट ले सकते हो। लेकिन इन तीनों ही सेक्शन में छूट आपको तभी मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में एनपीएस के अंदर क्या क्या छूट मिल जाती है और न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या छूट मिल जाती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C में छूट मिल जाती है 1.5 लाख रुपए तक की, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको सेक्शन 80CCD1B के अंदर 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको इस सेक्शन के ऊपर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। रही बात तीसरे सेक्शन 80CCD2 की, तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है वो प्लस डीए इस अमाउंट पर छूट मिल जाती है, लेकिन ये अमाउंट 7,50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। यहाँ पर भी जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा वो आप सेक्शन 80CCD2 में छूट ले सकते हैं। ये भी 7,50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर 7,50,000 रुपए से ऊपर ये अमाउंट जाता है तो आपको उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 25 लाख रुपए है और आपकी बेसिक सैलरी इसका 50% लगभग 12,50,000 रुपए है, तो सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आप 50,000 रुपए 80CCD2(1B) में भी ले सकते हैं। सेक्शन 80CCD2 में आपको जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा 1,25,000 रुपए, इसकी छूट मिल जाएगी। तो टोटल टैक्स डिडक्शन हो गया 3,25,000 रुपए। इस हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने पर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपकी टैक्स सेविंग हो गई 97,500 रुपए। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी आपकी ग्रॉस सैलरी 25 लाख रुपए है और आपकी बेसिक सैलरी 12,50,000 रुपए है, तो सेक्शन 80C में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और सेक्शन 80CCD1B में भी आपको कोई छूट नहीं मिली। सेक्शन 80CCD2 में आपको आपके जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है उसकी छूट मिल जाएगी। जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है बेसिक सैलरी का 14% प्लस डीए, इस अमाउंट की छूट मिल जाएगी। तो टोटल छूट जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी वो है 1,75,000 रुपए। न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने पर भी आप 30% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, तो आपकी टोटल टैक्स सेविंग हो गई 52,500 रुपए। अब एक बार ये देख लेते हैं कि जब आप रिटायर होंगे तो जो आपके एनपीएस अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर क्या टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। रिटायरमेंट के समय एनपीएस पर आपको लम सम जो आपका पैसा बना होगा, जो आपका कॉर्पस बना होगा, उसका 60% पैसा आपको मिल जाता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। अगर आप 60 की एज में रिटायर हो रहे हैं या आप सुपर एनुएशन की वजह से रिटायर हो रहे हैं, तो ये पैसा जो 60% अमाउंट आपको लमसम मिल रहा है ये टैक्स फ्री है। उसके बाद जो 40% पैसा होता है इसकी आपने एन्युटी खरीदनी होती है, तो इस 40% पैसे से आप अपनी एक एन्युटी खरीदते हैं, तो इस पैसे पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। इस 40% पैसे से ही आपको हर महीना पेंशन मिलेगी। तो जो हर महीने आपको पेंशन दी जा रही है ये पैसा आपका टैक्सेबल होगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से।
रही बात आप अपने एनपीएस अकाउंट से कभी अगर पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं पैसे को, तो 3 बार आप जब पार्शियल विड्रॉल करते हैं पैसा तो ये टैक्स फ्री होता है, जो कि सिर्फ एनपीएस के टियर 1 अकाउंट के लिए लागू होता है। टियर 2 अकाउंट में अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा। अगर आपके एनपीएस अकाउंट के पैसे को आपके नॉमिनी को दिया जा रहा है तो जो पूरा कॉर्पस होगा वो टैक्स फ्री होगा। अब जानते हैं कि आपका पैसा किस रेट से ग्रो होगा। इसके लिए हम एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस स्कीम ने हमें कितना रिटर्न बना के दिया है। अगर आप 10 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं और इक्विटी स्कीम में चेक करते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई के हमें रिटर्न दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिटर्न इन 10 सालों में हमें बना के दिया है एचडीएफसी ने 13.41% का, और सबसे कम रिटर्न हमें एसबीआई ने बना के दिया 12.70% का। अगर हम इसे 7 साल में देखें तो 7 साल में कोटक ने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है और सबसे कम यहाँ पर भी एसबीआई ने ही बना के दे रखा है। 5 साल के केस में सबसे ज्यादा रिटर्न हमें आईसीआईसीआई ने बना के दे रखा है और सबसे कम यहाँ पे रिटर्न हमें एसबीआई ने ही बना के दिया है। मतलब एसबीआई में हमें, अगर हम ई कैटेगरी में देखते हैं इक्विटी में, तो सबसे कम पैसा बना के मिला है और उन्हें लगभग सेम ही पैसा हमें इन 7 साल 10 साल में बना के दे रखा है। ये तो रही बात इक्विटी की। अगर हम इक्विटी के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखें तो यहाँ पर भी हम 10 साल के कंपैरिजन करके देखते हैं तो 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न हमारा बना है 8.65% का, जो कि एचडीएफसी ने बना के दिया है, और सबसे कम 8.05% कोटक ने बना के दिया है। लगभग ये 8 की ही रेंज में चल रहे हैं सभी के परसेंटेज। अगर हम 7 साल के केस में देखें, 7 साल के केस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है एचडीएफसी ने बना के दिया है 8.65% का, और सबसे कम कोटक ने बना के दिया है। यहाँ पर भी लगभग 8% का ही रिटर्न चल रहा है। तो इस हिसाब से मान के चलें तो आपका पैसा जो एनपीएस में डाला जाएगा वो लगभग 9 से 10% के रेट से ग्रो करेगा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने के क्या नियम है? रिटायरमेंट के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, आप चाहें तो 60% पैसा एक साथ ले सकते हैं और 40% पैसे की एन्युटी ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप एनपीएस अकाउंट को 75 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें आप 75 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। फिर 75 की एज के बाद आप 60% पैसा निकाल लेंगे और बचे हुए 40% अमाउंट की आप एन्युटी खरीदेंगे। तीसरे ऑप्शन में आप 60 साल के बाद एनपीएस में पैसा डालना बंद कर देंगे और जो एनपीएस में अमाउंट बना है आपका वो भी नहीं निकालेंगे, उसको आप 75 साल तक एनपीएस अकाउंट में ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। इस तीसरे ऑप्शन में भी आप 75 साल के बाद अपना 60% पैसा निकाल सकते हैं और बाकी के 40% पैसे से पेंशन ले सकते हैं। लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी कितनी, इसके लिए हम एक बार ये देखते हैं कि पास्ट में किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है और आपको अपने लिए कौन सा फंड मैनेजर सेलेक्ट करना चाहिए। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने में कितना अमाउंट मिलेगा। हम सेलेक्ट करते हैं कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। स्कीम आपने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो कि डिफॉल्ट रहती है वो सेलेक्ट की हुई है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं कि 1 अगस्त 2007 है, मतलब अभी आप 18 साल के हैं और आप किसी जॉब में लग रहे हैं। आपका एग्जिस्टिंग एनपीएस कॉर्पस 0 है। आप प्लस आपका एम्प्लॉयर अगर 5,000 रुपए इस एनपीएस अकाउंट में डालता है 60 साल तक, और आप 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद ही आप इस पैसे को निकाल लेते हैं, जो कि 60% पैसा आप निकालेंगे। आप इसको चाहें तो बढ़ा के 75 साल भी कर सकते हैं, मतलब आप 75 साल बाद भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मली आदमी 60 साल में पैसा अपने एनपीएस अकाउंट से निकाल लेता है, तो हम 60 साल ही लेते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो हर साल 5% की जगह हम मान लेते हैं कि आपका पैसा आप हर साल अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन को 10% के रेट से बढ़ाते हैं, और आप 60% पैसा रिटायरमेंट के बाद निकाल लेते हैं और 40% पैसे की एन्युटी लेते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट दे रखी है, आप इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 6.75% आपको आपकी जो एन्युटी के पैसे है उस पर रिटर्न मिल रहा है। अब ये 6.75% कहाँ से आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम ये देखते हैं कि इस क्राइटेरिया में आपको कितनी पेंशन मिलेगी। हम कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो जब आप रिटायर होंगे तो आपका टोटल कॉर्पस जो है वो बन गया होगा 12,51,52,622 रुपए। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रही, जो आपकी जेब से पैसा गया वो 3,22,58,000 गया, और आपका जो गेन हुआ वो 8,28,00,000 का हुआ। अब आपको जो लमसम अमाउंट मिल गया 60% वो है 6,90,00,000, और आपने जो एन्युटी ली वो 4,60,00,000 रुपए की ली। इस 4,60,00,000 रुपए पर आपको 6.75% का रिटर्न मिला, और वो आपको आपके पेंशन में के रूप में मिला।
तो आपकी पेंशन जो हर महीने की बनी वो बनेगी 2,59,000 रुपए की। अब इस 4,60,00,000 का अमाउंट अगर हम CRA NSDL की वेबसाइट में डालकर देखें, यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ वही डाल दी जो हमने पीछे डाली थी। अभी आपकी एज 18 साल है, जेंडर मेल, सिंगल। यहाँ पे हम वही अमाउंट डालेंगे जो कि हमारा यहाँ पे है 4,60,61,000। एन्युटी फ्रीक्वेंसी को हम मंथली रखते हैं। इस डिटेल को डालने के बाद ये आपको दिखा देगा कि कौन सा एन्युटी प्रोवाइडर आपको कितना % का रिटर्न दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, विद ROP, विदाउट ROP। ROP मतलब रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और विदाउट ROP मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यहाँ पे आपके पास विद ROP में भी 3 ऑप्शन है। एन्युटी फॉर लाइफ। एन्युटी फॉर लाइफ मतलब अगर जो सब्सक्राइबर है, जो रिटायर हो रहा है बंदा, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद एन्युटी का जो भी बेनिफिट मिलेंगे वो उसके स्पाउस को मिलेंगे, और जब स्पाउस की डेथ होगी तो उसके बाद ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन जो कि जॉइंट लाइफ एन्युटी है, इसमें सब्सक्राइबर की डेथ होने पर उसके स्पाउस को एन्युटी का बेनिफिट मिलेगा, और स्पाउस की डेथ होने पर मतलब उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड की डेथ होने पर एन्युटी का बेनिफिट उसके डिपेंडेंट को मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन फैमिली इनकम में, अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसके स्पाउस को, स्पाउस की डेथ होती है तो उसके डिपेंडेंट को, और डिपेंडेंट की डेथ होती है तो जो अगले नॉमिनी होंगे उनको एन्युटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप विदाउट ROP को सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में एन्युटी फॉर लाइफ में अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरे ऑप्शन में अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो उसकी स्पाउस या उसकी वाइफ जो होगी उसको एन्युटी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन स्पाउस की डेथ होने पर उसके बाद किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिटर्न होगा, इसमें उससे कम होगा। अब आदित्य बिरला इस वाले प्लान को नहीं दे रहा है तो इस वजह से यहाँ पे 0 है। तो कौन इस प्लान को दे रहा है एक बार उससे कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे सारे सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप ROP के साथ एन्युटी फॉर लाइफ प्लान को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 5.97% का रिटर्न मिलेगा, और फैमिली इनकम वाले प्लान में 6.52% का रिटर्न मिलेगा। विदाउट ROP में ये थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ 5.96% है, यहाँ 6.03% है। वैसे ही एक्सिस में भी ये 5.12 है तो यहाँ 5.25 है। बजाज एलियंस में 5.94 है और 5.99 है, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उसके स्पाउस को कुछ नहीं मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे जो रिटर्न है वो इसकी तुलना में ज़्यादा है। जैसे ये देखिए 2.8564%, यहाँ 0.09% ज़्यादा है, ये तो पूरा 0.11% ज़्यादा है, 0.08% ज़्यादा है। देखो इस वाले प्लान में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि स्पाउस की डेथ के बाद उसके बच्चों को या उसके डिपेंडेंट को भी पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज की तुलना में कम है। इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें और इसमें बराबर। तो हर किसी का अपना अपना अलग तरीके से प्लान है। तो इस वेबसाइट से आपको ये पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको किस सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाना है। इसी वजह से यहाँ पे हमने एन्युटी के ऊपर 6.75% का ही रिटर्न माना है। आप अलग अलग एसेट क्लास के लिए अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर को चुन सकते हैं, लेकिन जो फंड मैनेजर आपने E, C और G में चुने होंगे उन्हीं में से एक को आपने AIF के लिए भी चुनना पड़ेगा। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप क्या वो छोटा सा चेंज करके अपने NPS अकाउंट से ज्यादा पैसा बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफॉल्ट स्कीम है उससे सेलेक्ट करते हैं। इसकी जगह पे आपने अगर LC 50 सेलेक्ट किया और बाकी का क्राइटेरिया आपका सब सेम है, अगर यहाँ पे आपका कॉर्पस बना 11,51,00,000 का और आपको पेंशन मिली 2,59,000, लेकिन अगर आप LC 50 सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ ये छोटा सा चेंज अगर आप कर देते हैं अपने NPS अकाउंट में, आप LC 50 अगर सेलेक्ट करते हैं, अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, तो जो हमारा 11,51,00,000 रुपए था वो बन गया 12,83,00,000 आपका जो कॉर्पस बना, और पेंशन 2,59,000 की जगह आपको पेंशन मिलेगी हर महीने 2,88,000 रुपए। तो ये एक छोटा सा चेंज करके आपके NPS अकाउंट पे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए LC 75 का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। आप अगर LC 75 सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मंथली पेंशन 3,20,000 रुपए बन गई, जो कि इससे पहले तक बन रही थी 2,88,000 रुपए। यहाँ कॉर्पस आपका बन रहा है 12,83,00,000 का, और LC 75 में आपका जो कॉर्पस है वो बन रहा है 14,26,00,000 का। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपके पास LC 75 का ऑप्शन नहीं है। आप अगर अपने NPS अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिस भी सर्विस में आप होंगे इन दोनों में सेम रहेगा,
तो वो सेलेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करके भी कैलकुलेट करेंगे तो वही 11,52,00,000 का कॉर्पस आपका बना। सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे तब भी 11,52,00,000 का आपका कॉर्पस बना। तो आपको अपने एनपीएस अकाउंट में ये चेंज कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो लमसम अमाउंट है वो तो मिल गया 6,90,00,000 का, और एन्युटी आपने खरीदी 4,60,00,000 रुपए से। अब हम इसे एक बार म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप 60 की एज तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वहां आपको एनपीएस से ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। एनपीएस में आपको 10% के आसपास ही रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले इस एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में एनपीएस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है। एनपीएस में आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलती। एनपीएस में आपका पैसा 60 की एज तक लॉक हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जब चाहो तब पैसे को निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड के लिए आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन एनपीएस के केस में अगर आपको जीरो नॉलेज है तब भी आप अपने अकाउंट को ऑटो चॉइस में चला सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो शेयर मार्केट के गिरने पर पैनिक में आकर म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर भी एनपीएस से भी कम पेंशन फंड बना पाएंगे। ऐसे में आपको एनपीएस में ही पैसा डालना चाहिए। अब ये जानते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। मुझे एनपीएस की एक बात पसंद नहीं आई। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें 8.2% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एनपीएस के एन्युटी में हमें 6 से 7% के बीच ही रिटर्न मिलता है, जिससे हमारा पैसा रिटायरमेंट के बाद ग्रो नहीं होता, बस इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। अगर आप अपने पैसे को सही से मैनेज करना नहीं जानते तो आपके लिए एनपीएस एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको बिना नॉलेज के भी 10 से 11% का एनुअल रिटर्न बनाकर देता है, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इसमें आप 60 की एज तक पैसा नहीं निकाल सकते, इस वजह से आप अपने इस पेंशन फंड में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिससे आपको ये फायदा होता है कि आपका पैसा हर साल कंपाउंड होता रहता है। अब आपको एनपीएस के बारे में A to Z सब पता चल गया होगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी एज 60 से ज्यादा है तो आप भी 8.2% के इंटरेस्ट रेट से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्क के, क्योंकि ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं।